चलो स्टार्ट करें फिर सरस्वती माता का नाम लेके। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ नेक्स्ट क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज अ टॉपिक ऑफ लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस। इससे पहले हमने फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जो आपका एक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के उसके रिगार्डिंग हमने इनको डिस्कस किया था कि हमारे ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो हैं क्या। जैसे अब टॉपिक है आपके पास लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस को हम कैसे बताएंगे कि ये परफेक्ट है, जो ये गैस है ये परफेक्ट है। तो परफेक्ट गैसेस को आप क्या कह सकते हो? परफेक्ट गैसेस को आप आइडियल गैस भी कह सकते हो, हाँ या ना? आइडियल गैस भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये सिंपल क्वेश्चन पुट कर लेते हैं 1 और 2 मार्क्स में कि परफेक्ट गैसेस कौन सी गैस होती है। आ रहा है इतना? नहीं, ये आ रहा है, ये एंड है ना, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, आप हेडिंग डाल लीजिए परफेक्ट गैसेस और आइडियल गैसेस। अब परफेक्ट और एन आइडियल gases is one which strictly obeys the all law of gases, all laws of gases। तो परफेक्ट गैसेस वो गैसेस हैं जो स्ट्रिक्टली ओबे करे, जितने भी आपके पास गैसेस हैं, जितने भी उनके लॉज हैं उनको ओबे करे, उनको कहेंगे परफेक्ट गैसेस। ऐसा नहीं है कि कोई गैस परफेक्ट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, उनको कहते हैं रियल गैसेस। अगर हम प्रैक्टिकली इनको स्टडी करें तो कुछ ना कुछ तो एरर हो गई, तो परफेक्ट गैस हो ही नहीं सकती। लेकिन हमने एज्यूम करना है कि जो गैस इस लाइन का जो स्ट्रिक्टली ओबे करे ऑल लॉ ऑफ गैसेस को, उसको कहेंगे परफेक्ट गैसेस। जैसे फर्स्ट वन है आपका लॉ, यहां से आपकी मेन क्लास स्टार्ट होती है और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फर्स्ट लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या बताया मैंने कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी परफेक्ट गैसेस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा इट्स प्रेशर। व्हेन, कंडीशन है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, हाँ या ना? तो ये बात आप ऐसे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the volume of a perfect gas is of a perfect gas is inversely proportional to pressure when temperature remains constant। ये बात याद रखना। तो ये क्या कह रहा है, इस लॉ के अनुसार जो वॉल्यूम होगा किसी भी परफेक्ट गैसेस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा उसके प्रेशर के। लेकिन कंडीशन है व्हेन, ये क्या है, कंडीशन है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। हेंस इट इज गिवन बाय वॉल्यूम is inversely proportional to pressure when
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये नियम क्या कहता है, बोल्स लॉ कहता है कि किसी भी परफेक्ट गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के, लेकिन उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आप ऐसे लिख सकते हो व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देयरफॉर इट इज, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हो, यहां बात को समझने की कोशिश करना, बाद में लिख लेना, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हो तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट और 1/p एज इट इज। तो ये आपके पास डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, PV इक्वल टू T, यानी जो PV है वो क्या है, कांस्टेंट है यहां पर, वेयर T इज अ कांस्टेंट, T इज अ कांस्टेंट। इस बात को आप ग्राफिकली ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप एक डायग्राम के थ्रू शो करना चाहो कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कैसे रिलेशन आप एक्सप्रेस करोगे, तो एक डायग्राम ले लीजिए, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अकॉर्डिंग टू प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ये आपके पास क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपके पास स्टेट 1 है, स्टेट 1 का मतलब है कि पहली पोजीशन आफ्टर हीटिंग, ना बिफोर हीटिंग, बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले जो ये पोजीशन थी ये 1 थी। जैसे ही आपने हीट दी है, ये पोजीशन गो टू सेकेंड पॉइंट, तो ये सेकेंड स्टेज है। ये कौन सी है, स्टेट फर्स्ट, और ये स्टेट सेकेंड, ठीक है। जो ये लाइन शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है फ्रॉम 1 to 2, यानी जो प्रोसेस हो रहा है ये 1 से 2 की तरफ हो रहा है। ऐसा कहां पे देखने को मिलता है, ऐसा आपको देखने को मिलता है लाइक दैट, आपके पास एक कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर, जैसे आप घर में मान लीजिए ये आपके पास कुकर है, ये आपके पास कुकर है, तो कुकर के अंदर क्या होता है कि जो जितना भी आपके पास मास है, जितना भी वॉल्यूम है आपने इंसर्ट किया है, वो उतना ही रहेगा, हाँ या ना। अगर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। जैसे यहां पे बात को समझने की कोशिश करो, जो प्रोसेस हो रहा है वो 1 स्टेज से लेके सेकंड स्टेज की तरफ जा रहा है, ठीक है, या स्टेट 2 से स्टेट 1 की तरफ जा रहा है। तो यहां पे उस टाइम क्या है, ये क्या आपके पास प्रेशर 1 है तो 1 लिख दिया। ये प्रेशर कौन सा है, इस पॉइंट पे प्रेशर 2, इस पॉइंट पे वॉल्यूम 1, इस पॉइंट पे वॉल्यूम 2, हाँ या ना, क्लियर है। तो जो यहां पे होते हैं, जैसे हम यहां पे शो करते हैं कि ये आपके पास y डायरेक्शन है और ये आपके पास x डायरेक्शन है। अगर यहां पे आप इसकी लोकेशन बताओ तो लोकेशन कैसे बताओगे, इसकी लोकेशन बताओगे सर ये x और y, यानी जो कोऑर्डिनेट है इसके क्या है, x y है। तो इसकी भी पोजीशन 1 पे कितना है, p और v, p1 v1, इस पे कितना है, p2 v2, हाँ या ना। जो कोऑर्डिनेट आप बताते हो तो ये ऐसे लिखते हो ना, वैसे तो जो कोऑर्डिनेट होता है पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो और करके v1 p1 v2 p2, हाँ है ना। अब देखिए जो ये आपके पास रिजल्ट आया है एट इनिशियल स्टेट पे p1 v1 आया है, तो ये p1 v1 किसके इक्विवेलेंट होगा, कांस्टेंट का ही होगा एट इनिशियल स्टेट ऑफ परफेक्ट गैसेस बिफोर हीटिंग, और P2 V2 ये भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो रिजल्ट मिलेगा किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो वो वैल्यू आएगी आपके पास वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो वैल्यू आएगी कांस्टेंट, क्योंकि उसने कहा है
फ्रॉम दिस पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो किसी भी स्टेट पे आप, चाहे वो इनिशियल स्टेट है चाहे वो आपकी फाइनल स्टेट है, P1 V1 जैसे 1 है तो 1 1 लगा दिया, वो भी कांस्टेंट है। यहां पे स्टेट 2, अगर दूसरी स्टेट के ऊपर करते हो तो 2 लगा दिया आपने 0.2 ताकि याद रह जाए, लेकिन जो वैल्यू है उनकी, जो प्रोडक्ट है उनका क्या आएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसे ही आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्टडी कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट है तो इसके ऊपर ये क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो भी वही होगी पी वी, इन दोनों का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट ए के ऊपर है तो ए लगा दीजिए, इस पॉइंट के ऊपर भी सिमिलरली P1 PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बी के ऊपर चेक कर रहे हो आप तो वो भी एट पॉइंट बी, ये जो लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कौन से पॉइंट के ऊपर आप चेक कर रहे हो। सिमिलरली सी पॉइंट पे भी वो भी कांस्टेंट रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है PV एट पॉइंट ए, PV का प्रोडक्ट एट पॉइंट बी और PV का प्रोडक्ट एट पॉइंट सी रिमेन्स कांस्टेंट। देयरफॉर यहां लिख दूं, याद रह जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम दिस कंक्लूजन P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या ना। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हाँ या ना। यानी ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर उठा के यहां पे पुट कर दे इस C की जगह, तो P1 V1 इज इक्वल टू दिस वन P2 V2, जो कांस्टेंट रहेगी, एज इट इज कांस्टेंट रहेगी। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे आपने यहां पे एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर कंसीडर किया है, बी पॉइंट के ऊपर कंसीडर किया है, सी पॉइंट के ऊपर कंसीडर किया है, या आप यही चीज P1 V1 के ऊपर कंसीडर कर रहे हो या P2 V2 के ऊपर कंसीडर कर रहे हो, तो वो जो वैल्यू आएगी, मतलब कहने का है इनका जो प्रोडक्ट होगा, अगर प्रोडक्ट इस पॉइंट के ऊपर 100 आया है तो इस पॉइंट के ऊपर भी बेटा जी 100 ही आएगा, चाहे वो जैसे मर्जी आए, है ना। मे बी वहां पे शायद प्रेशर कम हो और वॉल्यूम ज्यादा हो, वॉल्यूम कम हो प्रेशर ज्यादा हो, तो लेकिन मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये कर्व आई है, ये कर्व शो कर रही है, ये कर्व शो कर रही है कि जैसी आप इस पॉइंट 1 से गो टू सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट पे जाते हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो प्रोसेस आपका मूव कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो रहा है, देखिए यहां से प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ ना, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे देखिए एट पॉइंट ए वॉल्यूम बढ़ गया, यहां से यहां तक जंप कर गया। एट पॉइंट अगर बी पे देख रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर सी बी पॉइंट के ऊपर कितना हो गया, कम हो गया, कितना आ गया, ये वाला PB, पहले P1 था लेकिन अब डिक्रीज हो गया तो PB पे चला गया। प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, V1 से मतलब 0 से यहां तक बढ़ गया। जैसे ही आपके पास प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन क्या कहता है, बॉयल्स लॉ, ये रिलेशन ये कहता है आपको कि अगर आपके पास प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, बस ये बात है। और जो ये कर्व आई है, ये कर्व होते हैं बेटा जी हाइपरबोलिक कर्व, जिसे आप आइसोथर्मल कर्व भी कहते हो। तो ये जो कर्व आई है दैट इज कॉल्ड है हाइपरबोलिक कर्व, इसको आप क्या कहोगे, हाइपरबोलिक कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। तो ये कौन सी कर्व है, ये आपकी है आइसोथर्मल कर्व या हाइपरबोलिक कर्व। ये कर्व ये शो कर रही है आपको व्हेन प्रेशर इंक्रीज देन वॉल्यूम डिक्रीजेस और वाइस वर्सा। इज दैट क्लियर। इस चीज को आप ऐसे समझिए, एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहां पे
समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों ने इसको समझना है। फाइव मीटर क्यूब ऑफ अ गैस, 5 मीटर क्यूब लिखिए, इन बार, कर दिया। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चंस को जब भी आप अटेम्प्ट करो ना, अटेम्प्टेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको पहले वो चीज बात समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यानी कि अगर इसकी लैंग्वेज आपको समझ आ गई तो रिजल्ट आपके टिप्स पे होगा, 1 सेकंड में निकल जाएगा। इसने क्या कहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। 5 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 600 किलो पास्कल एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सपेंड हो रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वो एक्सपेंड हो रहा है। 5 मीटर क्यूब से एक्सपेंड होके कहां चला गया, 15 मीटर क्यूब के ऊपर। उस कंडीशन में आपसे पूछा है फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन बार। ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। जो स्टेटमेंट में दे रखा है, पहले तो वो डाटा को लिखना है। गिवन डाटा, क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितने हैं, उसको V1 से आप रिप्रेजेंट करोगे। यानी स्टेट फर्स्ट के ऊपर बिफोर हीटिंग, स्टेट फर्स्ट के ऊपर उसकी पोजीशन क्या थी, तो V1 से उसको इंडिकेट करोगे। कितने है वो, 5 मीटर क्यूब। ओके, प्रेशर उस टाइम कितना था, प्रेशर है आपके पास कितना, 600 किलो पास्कल। एक्सपेंड होने के बाद ये वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया, कितने के ऊपर कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंड हो गया 15 मीटर क्यूब। तो ये 15 मीटर क्यूब। उस कंडीशन में पूछा है फाइनल प्रेशर कितना होगा, तो ये आपका फाइनल प्रेशर ये पूछा हुआ है। व्हेन, ये कंडीशन है, व्हेन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कौन से पे होता था, ये कंडीशन है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये जो कंडीशन थी बेटे, ये कहां पे यूज करती थी, बाय यूजिंग द, अब आपकी एक्चुअल में कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो ये जो कंडीशन थी ये कहां पे थी, बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ क्या कहता था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ है ना। तो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर PV इज इक्वल टू T, जो कांस्टेंट था, ठीक है। ये कंडीशन हमारी यूज होगी। तो इनिशियल स्टेट पे कितनी थी, इनिशियल स्टेट पे आपके P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस रिलेशन से आप इजीली निकाल सकते हो, क्या निकालना है आपको, प्रेशर निकालना है, फाइनल प्रेशर। तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाय V2, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 V1 और V2 इन दिस रिलेशन, देन P2 इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है P1, 600 किलो पास्कल, V1 कितने इंटू 5 मीटर क्यूब और V2 कितना है 15 मीटर क्यूब। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 600 आ गया आपके पास, 600। सर ये किलो पास्कल में आया है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है कि वो बार में हो, वो बार में हो। तो 1 बार
इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 किलो 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो 1 बार जो होते हैं वो 10 की पावर 5 10 की पावर 5 पास्कल्स होते हैं। तो यहां पे आपके पास क्या है, ये किलो पास्कल है, 200 किलो पास्कल, यानी 200 इंटू किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 पास्कल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये 3 है ये 2 है तो ये 5 हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, है ना। तो ये 10 टू द पावर 5 पास्कल किसके इक्विवेलेंट है, बार के। तो अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो बार में आई है। हेंस फाइनल प्रेशर ऑफ अ गैस, हेंस द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज कितना, 2 बार। तो ये आपका रहा सॉल्यूशन। क्लियर है, कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हो आप। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड लॉ।